अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पीडीएम इजलास के दौरान बंद कमरे के अंदर होने वाली तू मैं की खबरें बाहर आई तो मुल्क की सियासत में गोया भौचाल सा गया। शिकवे और शिकायत का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए, लफ्जी गोलाबारी हुई और बादअज़ा इन इल्जामात का असर गुज़श्ता रोज होने वाली पीडीएम रहनुमाओं की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा गया। अब मामला यही खत्म नहीं होता है। पीडीएम सियासत में होने वाले हंगामे में मजीद तलखी उस वक्त पैदा हुई जब वादे और यकीन दहानी के बाद मुस्लिम लीग नून ने आजम नजीर तारड़ को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने शेरी रहमान को अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। नून लीग ने एतराज किया तो पीपल्स पार्टी ने जवाबी एतराज में मौक़िफ़ अपनाया कि आजम नजीर तारड़ तो बेनजीर भुट्टो केस में पुलिस अफसरान के वकील है। मुस्लिम लीग नून ने सादिया अब्बासी को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी मामले पर डट गए। दूसरी जानिब इन्हीं मामलात में मौलाना फजलुर रहमान ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को टेलीफोन किया है, शिकवे और शिकायत पर तबादला ख्याल किया है, पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बेहतर करने पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मामला दुरुस्त करने पर राजी नहीं भी होती तो अपोजिशन की दीगर 9 सियासी जमातें अपनी तहरीक जारी रखेंगी। आपसे कुछ देर पहले तक मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता है, उसमें भी तबादला ख्याल हुआ है। पीडीएम इत्तेहाद कैसे आगे बढ़ेगा इस पर भी बात हुई है, लेकिन इस सबसे कबल मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक तकरीब से खिताब किया है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सब साथ रहें या कोई एक आध साथ ना रहे, तब भी जो मंजिल तय की जाती है उसकी तरफ सफर जारी। बुनियादी चीज ये है कि आपके उस मौक़िफ़ को अवाम की क्या तायीद हासिल है। अगर अवाम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो एक अकेली जमात भी मुल्क के अंदर तब्दीली ले आती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सियासत मायूसी का नाम नहीं है, सियासत पुरुम्मीद होने का नाम, सियासत बुज़दिली का नाम नहीं, सियासत जुर्रत का नाम है। अब अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात जहां हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं अपोजिशन जमातों के लिए भी बेहतर नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ऐसर इकबाल ने इसी जानिब इशारा किया था। वो क्या कह रहे थे ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कि यकीनन ये एक सेटबैक होगा उस स्ट्रगल के लिए जो हम सब मिलकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बात का एहसास खुद पीपल्स पार्टी को भी है कि इस मौके पर कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी पार्टी चाहे हम हो या कोई और हो, जो भी पीडीएम से राहें जुदा करेगा या जिससे भी पीडीएम की जद्दोजहद को कोई नुकसान पहुँचने का एहतमाल होगा, उसकी एक सियासी कीमत इस कदर ज्यादा होगी कि उस सियासी मलबे को कोई उठा नहीं सकेगा। लिहाजा मैं फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चलेगी और हम मिलकर उस मंजिल तक पहुँचेंगे जिसका हमने कौम से वादा कर रखा। अब पीडीएम का 11 जमाती इत्तेहाद 10 जमातों में तब्दील हुआ। पीपल्स पार्टी की नाराजगी से इत्तेहाद से एक और झंडा कम होता दिखाई दे रहा है कि अब पीडीएम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर ऑपोजिशन इत्तेहाद ने चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और ऑपोजिशन लीडर के नामों पर इत्तेफाक कर लिया था तो पीपल्स पार्टी अब की बार अपने दावे से मुकर क्यों रही है? सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात क्यों पैदा हो गए हैं? हुकूमत ने ऑपोजिशन जमातों को इलेक्शन इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है मगर नून लीग मुज़ाकरात से इनकारी है। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में पैदा होने वाले इख्तिलाफात को दूर कर पाएगी? ये बड़े अहम सवालात हैं और इन सवालात का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, वो कहते हैं कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो कुछ सवालात हैं जो बड़े सादा से हैं आपसे करने के हैं। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी अगर मंजर आम पर आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल पर थी। सर, बंद कमरे के अंदर जो कुछ हुआ, क्या ये बातें मंजर आम पर आनी चाहिए थी, मीडिया में आनी चाहिए थी? कायरा साहब, ये बात दुरुस्त है कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसकी बंद कमरे की बातें बाहर नहीं आई? ये बात भी दुरुस्त है। हर मीटिंग के अंदर से इतनी मीटिंगें भी हुई, इवन कैबिनेट की मीटिंग की बातें सारी बाहर आ रही होती हैं, और सीसी की मीटिंग के सारी बातें बाहर आ रही होती हैं। आपके भी ताल्लुक बड़े दूर तक है मीडिया के, और कुछ लोगों का शौक भी होता है कि वो खबरें चला रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये नहीं आनी चाहिए थी, आई तो गलत हुआ, लेकिन ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि नहीं है, ये तो हमेशा होता है, हर मीटिंग की बातें बाहर। लेकिन कायरा साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लीक की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो रिलीज की जाती हैं प्रेस रिलीज की सूरत में, तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत होता है? सर,
नहीं, कोई साजिश नहीं थी, मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, कोई साजिश नहीं थी। जो बातें लीक हुई या रिलीज हुई, व्हाटसोएवर दैट वाज स्पॉन्टेनियस, कोई इंटेंशनल नहीं था। लेकिन ये बातें लीक भी होती हैं और लीक की जाती भी हैं और मीडिया खबरें चला भी रहा होता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन मैं पहली बात ये कह रहा हूँ कि ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा होता, इस तरह का तल्ख गुफ्तगू ना होती। लेकिन ये तल्ख गुफ्तगू सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुई, इसको सिंगुलरली देखा जा रहा है। अगर हमारी क़यादत की तरफ से कोई तल्ख बात कह दी गई जो कि ना होती तो बेहतर होता, तो पहले मियां साहब की तरफ से भी जो बातें हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी। उनके ऊपर हम अभी बहस नहीं कर रहे, मैं नहीं चाहता कि वो बातें मैं करूं, लेकिन जो बातें हुई उनके रिस्पॉन्स में अगर एक जमात को एक मुल्जिम के तौर पे कटहरे में खड़ा कर दिया जाए तो रिएक्शन नेचुरल हो जाता है, लेकिन वो रिएक्शन भी कैलकुलेटेड ही होना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन कोई ऐसी अचंभे की बात उसमें नहीं हुई। कायरा साहब, ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला मामला है, एक डेस्परेशन सी दिखाई दी है। आपको लगता है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो गेंस लेने में कामयाब हो रही है या उसको कुछ मिल रहा है, पीडीएम की जो बकिया नौजमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या JUIFA, वो शायद उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रही, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है। मुझे बताएं सर कि क्या पीडीएम ने यकीन दहानी कराई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, किसको क्या मिल रहा है ये गेन की बात नहीं, ये गेन टोटलिटी में है। पीडीएम का ओवरऑल गेन है क्या, टारगेट क्या है? पीडीएम का ओवरऑल टारगेट है कि हमने इस हुकूमत को चलता करना है और इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी कायम करनी है। उसके अंदर बाकी चीजें बहुत छोटी हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन जी कायरा साहब, शायद सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई इशू है, आप इंटरनेट चेयरमैन JUI की तरफ चला जाए तो लॉजिकल बात होगी जी जी कि ये कहा जाए कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ चला जाए। लेकिन अब जब वहां पे ये सूरत हाल नहीं बनी और गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे डाका मार के रोका गया है, छीना नहीं गया, अभी हम छीनने नहीं देंगे इसको। लेकिन उसके बाद हमारा ये ख्याल है कि गिलानी साहब ने, जिन्होंने जो इस वक्त सारा पूरे स्टेज का महवर है, जिनके गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं इस वक्त, वो सारी डिबेट का महवर है, तो अभी बेसिकली सब जमातों को कोशिश। कायरा साहब, जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि चेयरमैन सेनेट के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब मैदान में थे, अब उस पर डाका मारा गया है या जिस तरह से व्हाट्सएवर जो भी हुआ है, उसके बाद अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतार रही है, तो पहले तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा चेयरमैन सेनेट ही नहीं हो सका, तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे सामने लें? आप ये कह रहे हैं? यानी ये बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इशू ये है, हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पहली बात तो यह है कि चेयरमैन गिलानी साहब का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना, ये पीपल्स पार्टी को कोई जीती हुई सीट नहीं दी गई थी। ऐसा नहीं था कि बाकी जमातों ने हम पे मेहरबानी की कि जी वो भी बन सकते थे, कोई और भी बन सकता था और उन्होंने पीपल्स पार्टी को बना दिया। ऐसा नहीं है। हमने एक हारी हुई पोजीशन से ये लड़ाई लड़ी है। कौन कह रहा था कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी? सारी जमातों की तावन से ही हम जीते। तो कायरा साहब, मुझे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट जरा ठहरिए जी, सारी अपोजिशन की जमातों के तावन से ही हम जीते, लेकिन इस जीत में पीपल्स पार्टी की अपनी भी बड़ी एफर्ट है। और हम ये कह रहे हैं कि उस तक ये बात दुरुस्त थी कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बन जाए, JUI डिप्टी चेयरमैन बन जाए, तो मुस्लिम लीग जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए। लेकिन अगर वो पोजीशन अचीव नहीं हुई और हुकूमत ने डाका डाला है, हमारी कोई गलती नहीं है, हुकूमत डाका मार के छीन के ले गई और वो टेम्परेरी है, तो जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, गिलानी साहब को एज सीनियर के तौर पे एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट तस्लीम करें, उसके बाद बैठ के फैसला कर ले। तो these are the gains sir which I am talking about। बड़ा इशू है नहीं, ये ऐसा ना कोई तजाद है ना कोई क्लैश है,
ना कोई हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा कायरे साहब, अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर डाका मारा है और वो डाका जो है वो हाईएम्स की तरफ से मारा गया है, तो फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ईवान में कोई ना कोई तब्दीली आ सकती है, हमें ईवान के फोरम को ही एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जिस ईवान के अंदर इस तरह से डाके मारे जाते हैं वहां पर कोई भी तब्दीली कैसे आ सकती है सर? जमहूरी अंदाज के अंदर कोई भी चेंज कैसे आ सकती है? आई एम सॉरी, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई कुछ आवाज। जी कायरे साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बोले थोड़ा सा। जी कायरे साहब, आप ये कह रहे हैं कि डाका मारा गया चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये कह रही है कि ईवान के अंदर तब्दीली आ सकती है, इन हाउस चेंज ला सकते हैं हम, तो कोई भी इन हाउस चेंज आपको कैसे यकीन दहानी है कि उस पर कोई डाका नहीं डाला जाएगा? फिर देखिए, डाका मारा गया, गिलानी साहब ने 49 वोट लिए, उनके 7 वोट जैली तरीके से, गलत तरीके से, नामुनासिब तरीके से मंसूख किए गए, तो हम कोर्ट में जा रहे हैं ना। हमें यकीन है कि कोर्ट हमें रिलीफ देगी क्योंकि हम हक पे हैं। जब गिलानी साहब मुंतखब हुए तो कोई कह रहा था कि गिलानी साहब मुंतखब हो जाएंगे, किसी को तो यकीन नहीं था। और बात, इससे अभी और बात, जब हमारे दोस्त बाय इलेक्शन से मुफर चाह रहे थे कि बाय इलेक्शन का बायकाट किया जाए और सेनेट से पहले मुस्ताफी हो जाए सारी जमातें ताकि हम सेनेट के इलेक्शन को रोक सके, जब हमने ये कहा तो हमें कहा गया कि हमारे पास तो नंबर गेम ही नहीं है। तो हमने वो नंबर गेम गिलानी साहब के इलेक्शन की सूरत में साबित की कि आपके पास नंबर गेम ना भी हो तो इस हुकूमत के इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, इनके अपने लोग इनसे नाराज हैं, लोग इनके खिलाफ चलना चाहते हैं। अपोजिशन कम से कम उनको अपने इरादे का इजहार तो करे। लेकिन कायरे साहब, नाउ दिस इज नॉट एज सिंपल एज यू आर सेइंग सर। अब देखिए, इन हाउस चेंज कोई आना, अभी तो गिलानी साहब वाला जो मामला है वो आप कह रहे हैं कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वहां से कोई रिलीफ मिल जाएगा तो सब हो जाएगा, लेकिन ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली इतना आसान दिखाई नहीं देता सर। कोई भी इन हाउस चेंज लेके आना सर। ठहरे, यहाँ पे एक बात का जवाब जी। गिलानी साहब के इशू पे हमारे वैलिड वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, ये सिंपल इशू है, इसमें कोई बड़े अबहम नहीं है। हमें यकीन है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा क्योंकि ये डाका मारा गया, लेकिन गिलानी साहब इससे पहले कौमी असम्बली से मुंतखब भी हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई बंदा मान रहा था कि गिलानी साहब मुंतखब होंगे। हम कह रहे थे कि इस हुकूमत से लोग इनके तंग हैं, इनके इत्तेहादी तंग हैं, इनके बाकी जो आजाद मेंबरान हैं वो तंग हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस आइंदा इलेक्शन के अंदर इस हुकूमत का बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा तो वो हार जाएंगे। लेकिन इसके लिए कम से कम अपोजिशन मुत्तहद होकर वो एक मूव तो करे कि उन मेंबरान को ये यकीन आ जाए कि हाँ, अपोजिशन मुत्तहद है, इस हुकूमत को गिराना चाहती है, वरना हुकूमत के सामने खड़ा होना हर मेंबर का काम नहीं होता, उसके बस की बात नहीं होती। लिहाजा कम से कम हम वो कोशिश तो करें। ये कहना कि जी हमारे पास नंबर गेम सामने करें, हम सामने करने की पोजीशन में हो या ना हो, लेकिन सवाल ये है कि कोशिश और अनफॉर्चुनेटली सर, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पीडीएम 9 पार्टीज हैव नाउ डिसाइडेड कि उन्होंने एक तरफ चलना है, उनको रेजिग्नेशंस देने हैं, सड़क पे आना है, सड़क गर्म करनी है, वो मेरा ख्याल है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये फैसला नहीं करती है कि उन्होंने रेजिग्नेशंस देने हैं या इत्तफाक करना है 9 जमातों के साथ, तो फिर पीडीएम से अलग समझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमें बाय इलेक्शंस में और सेनेट के इलेक्शन में हमारे साथियों का फैसला था कि हमें बायकॉट करना चाहिए। हमने अपनी सीसी करके इनके पास आके इनको कन्विंस किया, ये मान गए सारे दोस्त। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हम उसके नतीजे में जो बाय इलेक्शंस थे उसमें हुकूमत एक्सपोज हो गई और सेनेट के इलेक्शन में तो बिल्कुल खुल के एक्सपोज हो गई। इनके जो शफाफ इलेक्शंस और पैसे की सियासत का कायरे साहब, ये मैं समझ गया हूं, मेरा ख्याल है ये बात वो भी समझ रहे होंगे, लेकिन शायद समझने को तैयार नहीं। कायरे साहब, मुझे अपना आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे जरा। सो सवाल ये है कि हम आज भी समझते हैं कि हम अपने दोस्तों को इस बात पे कायल करेंगे, लेकिन हम पहले सीईसी में जाके अपनी जमात की सीईसी को इस बात पे कन्विंस करेंगे कि हमारा मौकफ वही है, लेकिन हमारे दोस्तों का मौकफ यह है कि आप रिजाइन करें और हमें उसके साथ चलना चाहिए। अब हम सीईसी के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और हमें तवक्को है कि कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है कायरे साहब? मतलब वो जिस की तवक्को आप कर रहे हैं वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? जो भी होगा उसके बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए एक बात जरूरी है,
उसके लिए जो ट्वीट की जा रही है कि जी इमरान खान को परेशान होना चाहिए क्योंकि उसका मुतबादल ढूंढा जा रहा है। अच्छा कारिया साहब, वो ट्वीट से मुतालिक जो आप, मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट्स की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि वो ट्वीट्स जो की जा रही है लंदन से हो रही हैं वो बदएतमादी गैर यकीनियत की फजा को फरोग देती है। तो क्या पैगाम है सर आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के लिए? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सोशल मीडिया या फॉर्मल मीडिया के ऊपर बातें करके एक दूसरे को पैगाम रसानी नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है, पीपल्स पार्टी को इस प्रेशर में ना डाला जाए कि उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाए। हमने जब टाइम लिया और आपने टाइम दिया तो उसको हौसला करके सारी जमातों को इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी बातें वो है जो हम भी नहीं कर रहे, कप्ताने पे हम करेंगे फिर अगर करनी पड़ी तो, जो मुनासिब नहीं होगी। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि शक की बुनियाद पे बातें करना, ये तो हम पे इल्जाम उस वक्त भी लगा जब हमने कहा कि जी हमें बायकॉट नहीं करना था ये बाय इलेक्शन का, या हमें सेनेट इलेक्शन को से पहले इस्तीफे नहीं देना चाहिए। तो कहा गया पीपल्स पार्टी ने डील कर ली, पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल कर लिया। क्या फैसला हुआ? जितना बड़ा नुकसान उन बाय इलेक्शन में हिस्सा लेके और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेके अपोजिशन ने इस हुकूमत को पहुंचाया है, हमारे जलसों में नहीं पहुंचाया। हमारी पोजीशन जो है वो सस्टेन की है, हमारी पोजीशन ने डिलीवर किया है। अब भी हम कह रहे हैं हमारा एक मौका है, हम इस्तीफों से मुफाद नहीं है, हम इस्तीफों से इनकार नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इस्तीफे देने से पहले हमें जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट के मुताबिक हमें अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाना चाहिए और उसके बाद हमें इस्तीफों की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कारिया साहब, इस पे आपका उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बड़ा प्रिंसिपल पोजीशन है। बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा कारिया साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने स्पीकर को खत लिखा और उस पर पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान में हुकूमत को सपोर्ट करेगी? क्योंकि PDM का जो चार्टर है 26 नुकाती चार्टर, उसका तीसरा नुक्ता है ये, जिसमें शफाफाना इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात जो है उसका मुतालबा किया गया है। इस्लाहात के बारे में जो मैं आपके सवाल समझ पाया हूँ, मुझे पूरी तरह आवाज का प्रॉब्लम है सिग्नल पे, तो मैं जो समझ पाया हूँ वो ये कि जो गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है या आइंदा आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे शफाफ इलेक्शन के लिए लेजिस्लेशन में जाए, इसका फैसला PTM की क़यादत या पीपल्स पार्टी की क़यादत करेगी। सुना है कि स्पीकर साहब कोई खत लिख रहे हैं सारी जमातों के सरबराहान को, वो खत रिसीव होते हैं तो उसके जवाब में हमारी जमातें अपना जवाब देंगी। मैं ज़ाती तौर पर उसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कारिया साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि PTI जिसकी लाठी उसकी भैंस की हामी क्यों है। बड़ा आम मामला है, इस मामले पर बात होगी इस पर साथ ही। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वोडा इलेक्शन कमीशन की रूबरू पेश हुए, जहां उनकी दोहरी शरीयत से मुताल्लिक केस ज़ेर समाअत है, नाअहली का डर भी है, खदशा भी है। लेकिन फैसल वोडा जब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अब नेशनल असम्बली की सीट छोड़ चुके हैं तो ये केस तो बनता ही नहीं है। जब वो इलेक्शन कमीशन से बाहर आए तो सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल पूछा गया कि हुजूर आपने शरीयत किस तारीख को छोड़ी है। उस पर फैसल वोडा साहब ने क्या जवाब दिया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सवाल आपसे ये कि आप वी ब्लॉग में जो मेरे लिए चीजें कर रहे हैं उनको आज 2 घंटे के लिए करें तो मुझे खुशी हो जाएगी। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। आप मुझे सवाल का जवाब आप आज जाइएगा, बड़े फेमस आदमी हैं, आप आज वी ब्लॉग बनाएंगे और वी ब्लॉग के अंदर आप मसाला लगाना कम पड़ जाए तो मुझसे ले लें। सफेद के बाद शायद बाल कम भी हो जाए, आप मुझसे नहीं पहुंच सकेंगे। आज आप वी ब्लॉग बनाइएगा, आप वी ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, छूटा मसाला लगाएगा,
पैसे का बढ़ जाए तो वो भी मुझे। ये नौ मुंतखब सेनेटर है फैसल वाडा साहब, और सहाफ़ी के सवाल के जवाब में वो क्या कह रहे हैं, वो किन मसाला जात का जिक्र कर रहे हैं, वो सब आपने देखा है। इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि उनसे कोई सवाल ना किया जाए। कम से कम 5 साल तक का मैंडेट उनको अवाम ने दिया है। फैसल वाडा साहब से सहाफ़ी ने सवाल किया है तो वो बहुत चुभा है। इसी तरह इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 5 साल तक कोई सवाल ना पूछा जाए, कोई इस्तफसार ना कोई भी ना करे, क्योंकि इमरान खान साहब का मैंडेट 5 साल के लिए। खान साहब ने आज क्या कहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा। अमीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक कोई सवाल ना पूछे, लेकिन वो सवाल जो आवाम के सीने में है वो क्या सीने में ही रहें और वो दर्द बनकर हमेशा इसी तरह से उसको तड़पाए रखें? क्योंकि इमरान खान साहब अगर 5 साल तक आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आटा क्यों महंगा हो रहा है, चीनी क्यों आवाम की पहुंच से बाहर हो रही है, बिजली क्यों महंगी हो रही है, तो यकीनन आवाम मजीद कर्ज में मुब्तला हो जाएगी। क्योंकि आपने हमें सिखाया था कि 100 रोज़ा प्लान किसे कहते हैं, 6 थीम्स क्या होते हैं, 90 रोज़ में क्या होगा, करप्शन का खात्मा कब तक हो जाएगा। माजी में आप ही ने हमें सवाल पूछने का हुनर सिखाया था। आप क्या कहते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। वज़ीर आज़म एक जानिब कौम को खामोश रहने का मशवरा दे रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत जिसकी लाठी उसकी भैंस की नई नई तारीखें रकम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस ज़ेरे समाअत रहा। इमरान खान साहब के वकील अदालत के रूबरू पेश हुए और फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक उनका कहना था कि अकबर एस बाबर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, इसलिए अकबर एस बाबर तो इस केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के रूबरू पेश हो ही नहीं सकते हैं। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि एहतसाब सबसे पहले उनसे शुरू होना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए, वो गुज़श्ता 6 साल से लैतो लाल से क्यों काम ले रही है? और इमरान खान साहब जो खुद कह चुके कि मीडिया पर नशर की जानी चाहिए ये कार्रवाई, आज उसको इन कैमरा रखने की बातें क्यों हो रही हैं? अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। अकबर एस बाबर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको एक नोटिस इशू कर दिया है। इमरान खान साहब के वकील अनवर मंसूर खान साहब वहां पेश हुए, उनका कहना है कि अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, इसलिए वो तो स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकते, उन्हें बिल्कुल इससे अलहदा कर देना चाहिए। तो अकबर एस बाबर साहब क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का जवाब आप कैसे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस लगता ये है कि वो जब इंसान घबरा जाए या पैनिक में हो तो पैनिक बटन पुश करते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं इसको एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट देख रहा हूँ कि किसी तरह से अकबर एस बाबर को इस फॉरेन फंडिंग केस से अलग किया जाए, ताकि ये जो मामलात अब अनरावल हो रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है और जो दरख्वास्तें हैं जिन पे फैसला है कि अगर अकाउंट्स जो 23 छुपे हुए थे वो मंजर आम पे ना आ जाएं वगैरह वगैरह, क्योंकि जब मुझे वो केस से निकालते हैं तो वो केस को मैनेज करना उनके लिए शायद बहुत आसान हो जाए। तो इसीलिए ये जो पटिशन थी, अगरचे ये फ़ाइल काफ़ी पहले की हुई थी, पिछले साल जनवरी में ये फ़ाइल हुई थी। तो दिलचस्प बात यह कि उनके वकील ने आज जो प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स दिए उसमें उन्होंने, आपने सही कहा, उन्होंने कहा जी कि ये मेंबर नहीं है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला है, तो उन्होंने पढ़ के सुनाया कि वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है कि वो मेंबर है। फिर उसके बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट का फ़ैसला पढ़ के सुनाया, वो फ़ैसला उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला ये है कि अकबर एस बाबर मेंबर है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हमारी नज़र में मेंबर नहीं है, हमें स्क्रूटनी पे, वो इस वक्त स्क्रूटनी पे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमें इख्तलाफ इस पे कि ये स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा ना बने। अब ये मजबूरियां इमरान खान साहब ने भी कहा था कि इसको ओपन करें, आप मीडिया पर दिखाएं, पता चलना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि शायद किसी जगह पर इन कैमरा ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स रखने से मुताल्लिक बात हो रही है। तो क्या रिजर्वेशंस हैं, किस जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? खान साहब का वो जो क्लेम था, अभी भी आज भी उन्होंने इन कैमरा का जिक्र किया, आज भी उन्होंने इन कैमरा का जिक्र किया। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बयानात हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। वो इसलिए कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं एज एन इंडिविजुअल पटिशनर, मैं 7वां साल है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी शिकायत सब आवाम के सामने रखूँ तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। लेकिन मैं अपने आईनी इदारों को
नीचे नहीं दिखाना चाहता, मैं उसके बावजूद बर्दाश्त करूँ इस इत्मीनान और उस पे कि अल्लाह ताला का कानून है, इंशाल्लाह एक दिन मुझे इंसाफ मिलेगा। ये हमारे आईनी इदारे, मैंने इनकी धज्जियाँ नहीं उड़ानी, मैंने कोशिश करनी कि इन्हीं के ज़रिए इंसाफ लूँ। ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, 2 महीने पहले वाना में ये बयान देते हमें तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन होना चाहिए। अभी हमें इस इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बिल्कुल ठीक है, पहले वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं थे। 2 महीने बाद आपने उनके बयानात देखे, उन्होंने तो एक आईनी इदारे पे हमला किया है बाकायदा कि एक आइन देखें, एक चीफ एग्जीक्यूटिव और अकबर एस बाबर में बड़ा फर्क है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूं। इनको जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रीमियर ऑफ द कंट्री और अकबर एस बाबर में ये कॉमनैलिटी जरूर अब आ गई है कि अकबर एस बाबर साहब को भी कहीं ना कहीं स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स पर तहफुजात रहे हैं, शिकायत रही हैं, शिकवे करते रहे हैं। अब प्रीमियर ऑफ द कंट्री भी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार फैसले करता है, तो कम से कम ये कदर तो मुश्तरक हो गई आप में और इमरान खान साहब में, जो आपके पुराने रफीक़-ए-कार हैं। नहीं, हम इससे ज्यादा बहुत सारी और चीजें भी मुश्तरक होंगी। हमेशा ये कहता है कि मैं क्रिटिकल इशू कहते हैं हमेशा से, और आपको लगता है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगर आ गया तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल में होंगे। लेकिन 6 साल के बाद, अब जब 7वां साल चल रहा है, पाकिस्तानी अवाम भी सोचने पर मजबूर है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस क्या है, कोई अफसाना है या हकीकत है। जिस वक्त पीडीएम की तमाम तर जमातें इकट्ठी होकर इलेक्शन कमीशन के बाहर आ जाती हैं, प्रेशराइज किया जाता है, पता यह चलता है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। और अकबर एस बाबर साहब तो खुद भी कहते हैं कि वक्त का तकाजा जब होगा तो उस वक्त पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का नतीजा आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे ईज ऑफ हो रहा है प्रेशर इमरान खान साहब के ऊपर, पीडीएम भी टूट फूट का शिकार है, तो और मुश्किल हो जाएगा? वक्त अभी यह तकाजा नहीं कर रहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस मंतकी अंजाम को पहुंचे। बहुत ज़रूरत है इस बात की, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज नहीं बल्कि बहुत पहले इस केस का फ़ैसला आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक सिंपल ऑडिट है एक तंजीम का जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ऑडिट करना और तमाम बैंक, देखें ना, अभी तक 6 इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हमने बताए हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक कभी बैंक स्टेटमेंट इस कमेटी ने नहीं हासिल किया, ना ही कोई कोशिश की है, ना ही फॉरेन ऑफिस के ज़रिए हमारी एम्बेसीज़ को लिखा है। उनके जो पाकिस्तान में जो अकाउंट्स हैं वो भी स्टेट बैंक के ज़रिए आए, इन्होंने नहीं जमा कराए। और लिखे कितने थे? 8, जो आखिरी साल है उसमें 8 ज़ाहिर किए और 23 बरामद हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उन अकाउंट्स को इमरान खान खुद ऑपरेट करते थे और उनके जो और साथी ऑपरेट करते थे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे पैसा है जो डिस्क्लोज नहीं हुआ, जो इलीगल सोर्सेज से है। तो ये फैक्ट्स जो है ये हमारे निज़ाम की कमजोरी है। अकबर से मुझे बताइएगा सर, सुप्रीम कोर्ट ने अब अकबर एस बाबर को बुला लिया है, सुप्रीम कोर्ट को पेश करने के लिए अकबर एस बाबर साहब के पास क्या है? और अगर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, आप पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से अलहदा हो जाते हैं या इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के सामने आप पेश नहीं होते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो व्हाट इज द फ्यूचर सर? पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मुस्तकबिल क्या होगा फिर? मैंने आपसे हमेशा कहा था कि इंशाअल्लाह मैंने केस फाइल किया, मैंने 2 रकात नफल पढ़ी थी और अल्लाह से ये कहा था कि या अल्लाह मुझे सुरखरू कर, मैं बड़ी नेक नीयत से बड़े मकसद के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि एविडेंस इज़ लोडेड अगेंस्ट पीटीआई। जो उन्होंने जो दलीलें दी हैं, मैंने आपको सिंपल बता दिया। उन्होंने एक दलील ये दी कि इसको स्क्रूटनी से अलग कर दो, और ख़ुद अपने सियासी अपोनेंट्स की स्क्रूटनी में खुद बैठे हुए हैं। ये तो एक सिंपल सी लॉजिक की मैं बात करूँ। जो कानूनी शहादतें हैं, जो पिछले 7 इन्होंने रेट पटिशन्स की, उनमें जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी, उनमें जो हमारे हक़ में फ़ैसले आए, एक के बाद एक, इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इन्होंने अभी लेटेस्ट ये जो रेट पटिशन हेयरिंग के लिए है, मैं इस केस के साथ रहूँगा। मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ, कोई फाउंडिंग मेंबर को किसी प्रोसेस से अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आटा आवाम की पहुंच से क्यों दूर हो रहा है और गंदम बहरान की असल वजूहात क्या है। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर $286 फी टन के हिसाब से गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया और सरे दस्त
3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक से जो गंदम दरामद की जा रही है $286 फी टन के हिसाब से तकरीबन 45 रुपए फी किलो के हिसाब से ये गंदम पड़ेगी। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ पंजाब में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो 1800 रुपए है, और 1800 में अगर 40 जो है किलो गंदम मिल जाती है तो इसका मतलब ये है तकरीबन ये रेट 45 रुपए ही पड़ता है। दूसरी तरफ अगर सिंध में देखी जाए तो सपोर्ट प्राइस 2000 रुपए है, यानी 50 रुपए फी किलो के हिसाब से गंदम मिल रही है, और वो गंदम जो दरामदी गंदम है 45 रुपए फी किलो के हिसाब से वहां से ले रहे हैं। अगर तमाम तर चार्जेस डाल दिए जाए, फ्रेट चार्जेस समेत जितने चार्जेस मिलते हैं, तो वो डालकर तकरीबन 60 रुपए फी किलो में पड़ती है। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग, इतनी कॉस्टली गंदम लेने का क्या जवाब बनता है? इतनी जो है भारी लागत के अंदर हम गंदम दरामद क्यों कर रहे हैं एग्रेरियन इकोनॉमी के बावजूद? इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त माहिती अबू डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इंतहाई सादा सा सवाल है कि जो गंदम हम दरामद कर रहे हैं $286 फी टन के हिसाब से तकरीबन 45 रुपए फी किलो तो पड़ती है, लेकिन तमाम तर चार्जेस डाल के वो तकरीबन 60 रुपए फी किलो तक पहुंच जाती है। पंजाब में 45 रुपए है रेट, सिंध में 50 रुपए में पड़ती है। हम महंगी गंदम क्यों दरामद कर रहे हैं डॉक्टर साहब? पहले अगर आप सोचिए कि 35 रुपए 40 रुपए किलो के ऊपर जब 22 करोड़ पाकिस्तानी गंदम खरीदते हैं और औसतन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत तकरीबन 120 किलोग्राम आटा इस्तेमाल करते हैं सालाना, तो 800 अरब रुपए का इजाफी खर्चा पड़ जाता है जो आपकी और मेरी जेब से निकलता है। तो सवाल ये बनता है कि अगर गंदम की मद में 800 अरब रुपया इजाफी निकल रहा है, आपकी मेरी जेब से निकल रहा है, तो ये किसकी जेब में जा रहा है? डॉक्टर साहब, उसका ये जवाब पेश किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पैदावार उतनी नहीं हो रही है, और इस सीजन में पंजाब में गंदम की पैदावार बहुत कम है, शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से इसको इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। जबकि दूसरी तरफ सिंध है जहां पर अबंडेंटली ये मौजूद है, लेकिन शायद सूबों के दरमियान में भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि सिंध से पंजाब में शायद गंदम नहीं आएगी। वहां पर होर्डिंग हो रही है, और होर्डिंग की वजह से खदशात हैं कि एक दफा फिर से व्हीट क्राइसिस होगा, और इसी क्राइसिस को पेश नजर रखते हुए हम महंगी गंदम दरामद करने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, मैं नहीं समझ पाया कि आप जो हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको महंगी गंदम कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि $286 फी टन का मतलब ये है तकरीबन 45 रुपए किलो की गंदम। और अब सारी जगह पाकिस्तान के बेशतर शहरों में इस वक्त आटा जो है वो 75 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। सोचने की बात जो है वो असल ये है कि जिन सेक्टर्स में हुकूमत की इंटरफेरेंस है, हुकूमत की मुदाखलत है, चाहे वो गंदम हो या वो गन्ना हो, वहाँ पे शॉर्टेज भी हो जाती है, और उन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो है वो कीमतें भी बहुत चढ़ जाती हैं। अगर आप चावल का सेक्टर देख लें, जिसमें हुकूमत फिक्स नहीं करती प्राइसेस, जिसमें हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करती, वो हर साल पाकिस्तान में हम बेशुमार सरप्लस होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान में किसी किस्म की कमी नहीं होती, उसकी प्राइस भी नहीं बढ़ती। तो ये पॉलिसी का इशू है, ये सिंध या पंजाब या केपी का कोई आइसोलेशन में इशू नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो गंदम फिर भी सस्ती है, यहाँ पर जो आटा दस्तयाब है जितने में, उससे वो गंदम फिर भी सस्ती पड़ रही है, यहाँ पर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। जी देखिए, आप लैंडिंग कॉस्ट गिन रहे हैं, आप बजा कर रहे हैं, आप एक डिफरेंट एक्सरसाइज के ऊपर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर 286 रुपए फी टन की गंदम हमने खरीदी है तो उसके ऊपर फ्रेट पड़ेगा, किराया पड़ेगा, उसके ऊपर ड्यूटीज पड़ेंगी, ड्यूटीज तो खैर माफ कर दिए, उसके ऊपर फ्रेट एंड फॉरवर्ड की चार्जेस पड़ेंगे, और वो कहीं 55-60 रुपए हमें डॉक्टर साहब तकरीबन $350 फी टन में पड़ती है फिर ये। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगर इस वक्त जो एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो और फिर इस पर जो इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा मुस्तकबिल करीब के अंदर, या इसमें कहीं ईज ऑफ होने के चांसेस भी हैं? देखिए, जब तक तो हम पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो ये मुसीबतें बढ़ती ही रहेंगी, कम होने का कोई चांस नजर नहीं आता। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनके जो हल है, जो इनका सोल्यूशन है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब चीनी को अगर आप ले लीजिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे वजीर आजम साहब सिर्फ 2 ऑर्डर्स जो हैं वो इशू कर दें, अगर वो पहला ऑर्डर ये दे दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर डाले, हम
को सब्सिडी नहीं देंगे। एक पहला ऑर्डर ये इशू कर दें। दूसरा ऑर्डर ये कर दें कि भाई जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी चीनी किसी भी मुल्क से इंपोर्ट कर लें, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो इनके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और कभी भी 1 किलो की भी किल्लत पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो सोल्यूशन ये लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बिजनेस के मामला जो हैं उसमें मुदाखलत खत्म कर दे। हुकूमत जो है वो गन्ने की कीमत फिक्स करना बंद कर दे, हुकूमत जो है वो गंदम की कीमत फिक्स करना बंद कर दे, हुकूमत की ताकतें जो हैं वो वापस ले ले और जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो मार्केट की फोर्सेस हैं, उनका प्ले जो है वो जारी कर दिया। तो डॉक्टर साहब इख्तिसार से बता दें फिर रेगुलेटर का रोल कौन प्ले करेगा? फिर वो सट्टेबाजी, मिडलमैन का किरदार और ये सब चीजें तो फिर रहेंगी अगर हम मार्केट को फ्री छोड़ देंगे तो? हमने क्रिएट करना है एक कंपटीशन का माहौल, यानी कि इंपोर्टर जो है जो पाकिस्तान के अंदर गंदम उगा रहा है, जो पाकिस्तान का शुगर मिल पाकिस्तान में चीनी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमने कंपटीशन दे देना है आलमी मंडियों से। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में चीनी महंगी दे रहे हैं तो कराची का कोई तजारती कोई ट्रेडर जो है वो कहीं और किसी ब्राजील से सस्ती चीनी मंगवा देगा और फिर जो शुगर मिल पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी जो है जिसको हम माफिया का दोबारा वज़ीर आज़म साहब माफिया का नाम देते हैं, वो माफिया तोड़ने का एक तरीका निकल आएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, वो ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को सस्ती तरीन चीजें, खाने पीने की अशिया सस्ती तरीन मिले और उसका तरीका यही है कि फ्री कंपटीशन कर दिया जाए और जो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं उनको कम्पीट करवाया जाए दुनिया के बाकी प्रोड्यूसर्स। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम आपके वक्त के लिए। माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसे में मीर रियासत से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।